हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट देखा था। हम लोगों ने पार्ट 14 तक देखा था। पहले हम उसके आगे जो पार्ट्स हैं उसे हम लोग कवर करते हैं और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स पर चलते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भोला, आदित्य, रिया, कशिश। चलिए, तो अगला जो पार्ट है पार्ट 15 पार्ट 15 में क्या है तो याद रखिएगा, पार्ट 15 टॉक्स अबाउट इलेक्शंस। इलेक्शंस से संबंधित है, यानी कि ये संबंधित है किससे? निर्वाचन से। और याद रखिएगा इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329A। ओके, इसी में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 324 क्या है, 325 क्या है, 326 क्या है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहीं पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके बाद है दोस्तों पार्ट 16। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट 16, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। लाइक अभी बात करते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 330, ये कहां से कहां तक है? तो आपको याद रखना आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक है। आर्टिकल 342 तक है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बताएंगे क्या मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो का। नहीं विनय, वो पार्ट 14A था, है ना। थोड़ा आप मतलब सीरियस रहिए, है ना। मैंने लिखाया है पार्ट 14A है वो, ना कि पार्ट 14। ठीक है, ना कि पार्ट 15। पार्ट 14A था वो। ठीक है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये इसमें क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। लाइक आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व रहेगी। इन लोकसभा देयर इज सीट रिजर्व फॉर एसटी एंड एसटी। इसी तरह आर्टिकल 332 ये कहता है कि विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व रहेगी। इसी तरह आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की। आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। आर्टिकल 338B टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि ये जो इसके बीच में जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 332, आर्टिकल 342, ये बात करता है किसकी? कुछ क्लासेस, कुछ वर्ग जो है ना, उसको उसके लिए विशेष प्रावधानों की बात करी गई है इसमें। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है पार्ट 17, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 17 ये बात करता है दोस्तों किसकी? ये बात करता है लैंग्वेजेस या फिर भाषाएं। ठीक है, भाषाएं। और ये जो पार्ट 17 है इसको लेकर आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। इसको हम लोग लैंग्वेजेस जब पढ़ेंगे तो हम लोग
डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसको, बट यू हैव टू लिसन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस पार्ट। इस पार्ट को जो हम लोग पढ़ेंगे काफी डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका, लेकिन आपको यहां पर कुछ इसके जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है सर, विच आर्टिकल्स? तो याद रखिएगा एक आर्टिकल है यहां पर, आर्टिकल 343। 343 की बात करें तो याद रखिएगा 343 क्या कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी राजकीय भाषा होगी। आप कहेंगे सर विच इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? मैं अगर आपसे पूछूं विच इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? एनीवन, कोई बता सकता है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राजकीय भाषा है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यूनियन है, यूनियन को अगर किसी स्टेट से कोई कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए केंद्र को राज्य से कोई इंफॉर्मेशन देना है, किसी स्टेट से कोई इंफॉर्मेशन राज्य को भेजना है, या यूनियन को अपने अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई बातचीत करनी है, वो किस भाषा में करेंगे? तो दैट शुड बी हिंदी, वो हिंदी होगी। ठीक है, और अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो याद रखिएगा देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हम लोग जब इस पर्टिकुलर पार्ट पे आएंगे वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल, हम लोग बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 348। ठीक है, 4-5 आता है प्रांजल, है ना, मैं डेली यही चीज बताता हूं, आप लोग डेली यही चीज पूछते हैं। प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं यार उसको पढ़ो ना, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। तुम्हारे अंदर तुम समझ ही नहीं रहे हो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तुम वही आकर सर पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस पूछे जा, जो टॉपिक पढ़ा रहे यार उस पर ध्यान दो। जब ऐसा मतलब जब टॉपिक में कोई फिनिश कर दूं उसके बाद ऐसे डाउट्स पूछा करिए आप लोग। ऐसे क्या होता है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, और आप बीच में ऐसे कमेंट पूछ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, एक फ्लो जो क्लास का वो ब्रेक होता है ना। प्लीज इस तरह के सवाल आप लास्ट जब क्लास कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद पूछा करिए। ठीक, मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल 348 हमारे संविधान का क्या कहता है, कहते हैं इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो गतिविधियां होती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी उसके ऑर्डर्स इश्यू होता है, वो सब किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे, है ना। अभी देखिए जैसे अभी हाल में आपने कल परसों देखा होगा, परसों कल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल 370 इज वैलिड। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का बेंच था, और 5 जजों के बेंच के जजमेंट ने यह डिसीजन दिया कि आर्टिकल 370 को जो हटाने का फैसला था दैट इज वैलिड, वो सही था। ठीक है, आपने देखा होगा वो जो जजेस, ये जो जब भी ऐसा होता है ना, याद रखिएगा जब भी ऐसा होता है कि जब भी कोई जजमेंट 5 जजों के बेंच का अगर कोई जजमेंट देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज करी है कि उस प्रोसीडिंग्स को लाइव करती है सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? अपने यूट्यूब चैनल पर, आप भी देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर देखेंगे कल का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने लाइव किया, क्योंकि वो 5 जजों के बेंच का जजमेंट है। 5 जज या उससे ऊपर के जितने भी जजेस हैं उनका जो अगर कोई जजमेंट होता है, उनका कोई अगर निर्णय होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट लाइव करती है। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस, जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या, हमारी भाषा तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकती है? नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, हमारे संविधान का आर्टिकल 348 साफ साफ कहता है 348 कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग्स होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? अंग्रेजी में होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर आप कहेंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये जो
फिर हाईकोर्ट का मैं देखता हूं, कई सारे हाईकोर्ट का यूट्यूब क्लिप्स हमें दिखता है, वहां पर तो जजेस हिंदी में बात करते हैं, वकील हिंदी में बात करते हैं। ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, लेकिन मैंने कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे ऐसे शॉर्ट्स देखे जहां पर कि हाई कोर्ट की जजेस हिंदी में बात करते हैं वकील से, और एडवोकेट भी अपनी दलील हिंदी में पेश करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू आर्टिकल 348 क्लॉज 2, बिकॉज आर्टिकल 348 क्लॉज 2 सेज अगर किसी स्टेट का गवर्नर चाहे, अगर किसी स्टेट का गवर्नर चाहे तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, आफ्टर प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उस राज्य की किसी भी भाषा को उस राज्य के हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग का लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर गवर्नर चाहे तो किसके प्रायर परमिशन के बाद, किसके प्रायर कंसेंट के बाद? प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के बाद उस राज्य के हाईकोर्ट में किसी अन्य भाषा को भी प्रोसीडिंग का लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए आप हाईकोर्ट के अंदर देखते हो कि प्रोसीडिंग जो होता है वो हिंदी लैंग्वेज में होता है या किसी अन्य भाषा में होता है। यूट्यूब चैनल का नाम है नितिन सुप्रीम कोर्ट, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए देखिए अनूप जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए प्रावधान क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर राज्य कोई स्टेट है, वो स्टेट जो भी भाषा चाहे उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो भाषा क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। हो सकता है हिंदी हो, इंग्लिश हो, या उस राज्य के अंदर कोई भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो क्या कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है। जैसे तमिलनाडु में तमिल हो सकता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो सकता है, कनाडा में कर्नाटका में कन्नड़ा हो सकता है, ओडिशा में उड़िया हो सकता है, केरला में मलयालम हो सकता है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है डोगरी हो, मतलब असम में असमीज हो, ठीक है। वो अलग अलग जो भाषा है ना, अलग अलग राज्यों में कोई ऐसा कोई इसमें भी कोई जरूरी नहीं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में से ही कोई एक होना चाहिए, ठीक। क्लियर है यहां तक? को वारंटो बता दीजिए थोड़ा, जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो को वारंटो हम देखेंगे, बात करेंगे। क्या सर डिस्ट्रिक्ट में भी? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। को वारंटो देखो क्या होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, पूरा डिटेल में हम जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। को वारंटो का मतलब क्या है? मान लीजिए आई एम एन ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं कोई पब्लिक ऑफिसर हूं और मेरा मतलब मान लीजिए कि काम है एज ए, मैं एसडीएम हूं मान लेते हैं, और मैं क्या कर रहा हूं? डीएम के काम कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो मतलब जब किसी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पोस्ट के लिए वैध नहीं है, मतलब उस पोस्ट के लिए वैध नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। को वारंटो, क्या हैव यू दिस अथॉरिटी? आपके पास ये अथॉरिटी है जो आप कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? को वारंटो, रिट कहते हैं। इसको हम लोग जब बात करेंगे आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें नहीं लिखा है, आर्टिकल 332 या आर्टिकल 342 में नहीं लिखा है शुभम जी, ठीक है। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक आर्टिकल है आर्टिकल 351, यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? यूनियन के पास यह जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे देश में हिंदी भाषा को क्या करे? प्रमोट करे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को मान्यता है? तो 22 ऑफ जो 22 हमारा स्केड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक। दोनों में से किसी में नहीं लिखा है, आर्टिकल 343 में लिखा है। इतने देर से शुभम कुमार जी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको? हाँ, इतने देर से आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? पूरा यही तो बता रहा हूं कि आर्टिकल 343 कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग की लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। और आर्टिकल 351 कहता है कि यूनियन का यह जिम्मेदारी होगा कि वो पूरे देश में हिंदी भाषा को क्या करे? बढ़ावा दे, हिंदी भाषा को क्या करे? प्रमोट करे। ये किसका जिम्मेदारी है? यूनियन का ये जिम्मेदारी है, संघ का, केंद्र सरकार का।
ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वेरी गुड, आगे चलें। हाँ, वो हमेशा के लिए हो जाता है, बिल्कुल माहिम शर्मा जी, हमेशा के लिए, एक बार परमिशन ले लिया, डिक्लेयर कर दिया, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, हर केस में हो जाएगा। और रोहन सैनी, करेंटली वी आर स्टडिंग आर्टिकल 370। नो, आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। पहले था कि स्पेशल प्रोविजन रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, पहले आर्टिकल 370 में क्या था, सुन लो। आर्टिकल 370 जो था पहले, उसमें यह था कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 वही सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 डिलीट नहीं हुआ, आर्टिकल 370 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया। वहां पर यह कह दिया गया है कि अब भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, दैट्स इट। ठीक है, कोई नहीं है सोनू कुमार जी, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, बट देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं अब हम लोग। अगला है पार्ट 18। पार्ट 18, पार्ट 18 की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। जब आपातकालीन प्रावधानों की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ओके, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। और याद रखिएगा इसमें आर्टिकल 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके, सर इंग्लिश में हियरिंग होगा तो ये गलत है ना, बिल्कुल नहीं गलत है ना हर्ष जी, क्यों गलत है बताइए। सर क्या हम जान सकते हैं कि अब क्यों सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच उस पर कंसर्न करने के लिए बैठी है, बैठी थी क्योंकि किसी ने पिटिशन फाइल किया था, ये जो 370 का जो मतलब डिसीजन है वो सही नहीं है, आप इसके ऊपर मतलब फाइल किया था पिटिशन, उसी की सुनवाई हुई है ना। 370 का रिजल्ट तो पहले, बहुत पहले आ चुका है, बहुत पहले नहीं आ चुका है नितिन, आप लगता है अपडेट नहीं रहते हो करंट्स। 370 का डिसीजन 2009 में है, 5 अगस्त को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर जारी किया और 6 अगस्त को फिर से ऑर्डर जारी करके 370 को रिपील कर दिया। इसको लेकर उसे लागू किया गया बस फिर 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, और उस याचिका की सुनवाई पर कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आता है कि आर्टिकल 370 जो था वो वैलिड था। ठीक है, क्लियर, ओके। आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, कैन आई मतलब चेंज दिस क्लास इनटू डाउट क्लास, कैन आई चेंज दिस क्लास इनटू डाउट क्लास, यू कैन आस्क योर डाउट, है ना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई जम्मू कश्मीर हैव इट्स साउंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, व्हाई 370 इज रिपेल्ड, है ना। ठीक है, ये सब अभी कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके यार, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 370 देन वी विल डिस्कस इट। जब हम आर्टिकल 370 पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों उसे हटाएगा, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। करंटली वी आर डिस्कसिंग पार्ट्स, आप इससे रिलेटेड डाउट पूछो ना। इंग्लिश में होने का रीजन ये है कि सभी लोग इंग्लिश जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज, यस। पूरे इंडिया में देखो अगर इंग्लिश को क्यों रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का लैंग्वेज, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट 20। पार्ट 20 की जब बात करते हैं, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे संविधान में संशोधन किया जाए। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, है ना, संविधान का संशोधन या संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लिख सकते हो। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368। ठीक है, 368। पार्ट 19 इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाकी और पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। पार्ट 19 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे।
दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, हाँ रिषिता जी वो तो होता है। अभी रिसेंट में डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, है ना, उसको एआई टूल के द्वारा, एआई आप लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई टूल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, ताकि अगर तमिलनाडु में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एडवोकेट जानना चाह रहा है, उसको अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो वो ट्रांसलेटेड फॉर्म से वो समझ सकता है कि व्हाट इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। कोई अगर पश्चिम बंगाल में कोई इंग्लिश नहीं आ रहा है, किसी को बंगाली सिर्फ आती है, वो ट्रांसलेशन होगा बंगाली में, वो अंडरस्टैंड, वो समझ सकेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके अंग्रेजी में होंगे ओरिजिनली, बट एक एआई टूल के द्वारा क्या किया जाएगा, उसे डिफरेंट लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा एआई टूल के द्वारा। ठीक है, ताकि जो बाकी के जो अन्य अन्य जगह पर जो भारत के अंदर लोग हैं वो भी उस जजमेंट को समझ सके। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी। कभी काम नहीं देगा भोला, है ना। आप लिख दीजिए, अगर पार्ट 19 लिखना है, पार्ट 19 ट्रांजिशनल प्रोविजंस लिखना है, आप लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर। हाँ बोलेंगे अंग्रेजी ही, ठीक है, बट कभी काम नहीं देगा आपको पार्ट 19 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग मूव करते हैं आर्टिकल, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्केड्यूल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, यानी महत्वपूर्ण अनुसूची। सबसे पहले अनुसूची है क्या, है ना, आपके मन में सवाल उठती है, सर व्हाट इज द अनुसूची, क्या जरूरत था इसे डालने का अनुसूची को। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है नितिन, इंपॉर्टेंट रहता तो मैं लिखा था यहां पे। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कहा, उसके लिए अब आर्टिकल 1 में मान लीजिए अगर पूरा स्टेट का नाम, पूरा यूटी का नाम डाला जाता, आर्टिकल 1 क्या होता, बल्कि बारी बरकम, जब भी कोई नया राज्य बनता है आर्टिकल 1 में चेंज करो। लेकिन कहा गया कि अगर आपको जानना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स है, इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, आप क्या करिए, स्केड्यूल 1 की तरफ जाइए। स्केड्यूल 1 में पूरा लिस्ट दिया हुआ है हमने, और जब भी हम कोई नया राज्य बनाएंगे, कोई नया यूटी बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, स्केड्यूल 1 को अपडेट करेंगे, ना कि आर्टिकल 1 को। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, मतलब जो स्केड्यूल है वो क्या है कि कोई भी आर्टिकल ज्यादा बल्कि, ज्यादा बड़ा, ज्यादा भारी भड़कम ना हो जाए, उसके लिए हमने अलग से कि पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू नो अबाउट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी, आप जाइए स्केड्यूल 1 को देखिए। अगर आपको जानना है कि कौन कितनी सैलरी लेता है, आप स्केड्यूल 2 में देखिए। कौन किस फॉर्म में ओथ लेता है, वो आप कहां जाइए, स्केड्यूल 3 में देखिए। किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आप उसके लिए स्केड्यूल 4 में देखिए। इसी तरह अलग अलग प्रावधान है, हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। यानी कि लाइक जैसे किसी बुक में लॉगरिथमिक टेबल है, तो उसके लिए पीछे इंडेक्स होता है ना, बुक में लॉगरिथमिक टेबल का इंडेक्स होगा, है ना। जैसे बुक में इंडेक्स होता है, उसी तरह हमारे संविधान में भी एक तरह का क्या है, ये इंडेक्स, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है।
अब हम लोग बात करते हैं पहले स्केड्यूल की। तो स्केड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आप 8 स्केड्यूल्स। मूल संविधान में कितने थे? 8 स्केड्यूल थे। बट एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्केड्यूल आर देयर? एट प्रेजेंट 12 स्केड्यूल है, यानी कि 12 स्केड्यूल। हमें इन स्केड्यूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं काफी एग्जाम के लिए, काफी डिटेल में हमें इन्हें पढ़ना है। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला जो इसमें स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 की जब बात करते हैं, अनुसूची 1, इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से, पूरे बिल्कुल सीरियसली सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये कहां पर है? संविधान के किस हिस्से में लिखा हुआ मिलेगा आपको? अनुसूची 1। अनुसूची 1 में लिखा गया था दीज आर 28 स्टेट्स एंड दीज आर 8 यूनियन टेरिटरीज। मान लीजिए आगे चलकर पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के पावर का यूज करके क्या करे? उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर दे 2 राज्यों में। उत्तर प्रदेश को क्या कर दे? डिवाइड कर दे कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। ठीक, तो अब क्या होगा? विच स्केड्यूल आई हैव टू अपडेट? भाई अब 28 की जगह 29 राज्य हो गए, तो आपको एक नया राज्य का लिस्ट अपडेट करना पड़ेगा ना। तो कौन सा लिस्ट अपडेट करेंगे हम? स्केड्यूल 1 को। स्केड्यूल 1 को क्या करेंगे हम? अपडेट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पार्लियामेंट किसी भी नए राज्य का गठन करती है, किसी नए राज्य को भारत में शामिल करती है तो वी हैव टू अपडेट आर्टिकल 1, सॉरी वी हैव टू अपडेट स्केड्यूल 1, वी हैव टू अमेंड स्केड्यूल 1। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम लोग जब बात करते हैं तो हिंदी में भी तो लिखा है ना भाई, यहां पे इसको आप अनुसूची लिख लो ना। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, लिख लीजिए हिंदी में अगर आपको लिखना है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। बाकी यहां पर हिंदी लिख दिया है मैंने, और इसको आप लिखना है हिंदी में तो आप लिख सकते हो अनुसूची 1। अनुसूची 1। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? यूनियन टेरिटरी, यूनियन का यूज कहां पर होता है? क्या सवाल मैं नहीं समझ रहा हूं सचिन आपका? ठीक है, यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है? देखिए, यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया जाता है, अगर इसका एक्चुअल रीजन को देखें, मूल कारणों को देखें, कुछ ऐसा छोटा सा क्षेत्र जो कि किसी राज्य के अंदर नहीं है और उनका मतलब वो या तो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब वो अपना इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, वो अपना इतना टैक्स नहीं जनरेट कर सकता जो कि वो अपना पूरा राज्य को चला सके। मान लीजिए कि 5 लाख की 2 लाख की आबादी है किसी मतलब जगह की, कोई एक छोटा सा एरिया, उसकी आबादी 2 लाख है। अब राज्य बनाना है तो भाई उसके लिए हाईकोर्ट बनाना होगा, उसके लिए आपको वहां पर विधानसभा बनाना पड़ेगा और भी कई सारे खर्चे हैं। अब वो 2 लाख का पॉपुलेशन, वो मान लीजिए कि 10 लाख का क्या कर रहा है? रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पूरे साल में, या 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है पूरे साल में,
5 करोड़ का कर रहा है पूरे साल में, लेकिन मान लीजिए उसको चलाने का खर्चा है 100 करोड़, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, 90 करोड़ उसको चलाने के लिए दे रहे हो। भाई तुम स्टेट रहने के लिए हम 95 करोड़ तुम्हें दे रहे हैं कि तुम स्टेट बन, क्यों? भाई 2 लाख का पॉपुलेशन है, वो अपना इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा कि वो अपना प्रशासन खुद कर सके, सीधा सेंटर उसको क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? हम लोग जब बात करते हैं इसके आगे, दूसरा स्केड्यूल 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है, याद रखिएगा। स्केड्यूल 2 अनुसूची 2 ये बात करता है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट वेतन और भत्ते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर हर किसी के वेतन और भत्तों की बात नहीं करी गई है, हर किसी के वेतन और भत्ते की बात नहीं करी गई है इसमें। कहिए सर किसके किसके वेतन और भत्ते की बात करी गई है ना? मन में सवाल उठेगा, सर किसके किसके वेतन और भत्तों की बात करी गई है? याद रखिएगा, बात करिए प्रेसिडेंट के वेतन का क्या होगा, प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति। गवर्नर का वेतन क्या होगा, राज्यपाल का। इसके बाद याद रखिएगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उनका वेतन क्या होगा। इमोल्यूमेंट्स का मतलब कि रहने के लिए आवास मिलना, भत्ते, भत्ते बोलते हैं, मेडिकल भत्ता मिलना, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ट्रेवलिंग भत्ता मिलना। ठीक है, ये जो अलग अलग जो मतलब सैलरी के अलावा जो अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं इसके बाद स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद याद रखिएगा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अब यहां पर देखिए एक चीज समझिए, आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी किस शेड्यूल में दी गई है, क्या होगा आपका जवाब? सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच शेड्यूल? व्हाट इज योर आंसर? कमेंट इट। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, शेड्यूल 2। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, कुछ किसी में नहीं होगा। ठीक है सर, वाई? शेड्यूल 2 में तो सैलरी लिखा हुआ है, क्या मैंने यहां पर कहीं वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लिखा है सैलरी? नो, because there is no any salary assigned to the post of vice president. उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई सैलरी है असाइन नहीं है। उपराष्ट्रपति को पैसा मिलेगा, उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन किसके लिए? फॉर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के लिए उनको सैलरी दी जाती है अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो। और उनको जब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, इन केस ऑफ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, उस समय उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी नहीं मिलेगी। और नॉर्मल कंडीशन में अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उनको एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सैलरी दी जाती है।
इसलिए अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी किस अनुसूची में दी गई है, तो क्या उत्तर होगा? किसी अनुसूची में नहीं दी गई है। या फिर अनुसूची 2 में किसकी सैलरी का जिक्र नहीं है? उपराष्ट्रपति की सैलरी का जिक्र नहीं है। ये जब भी हम बात करेंगे कहां से सैलरी दी जाती है, कहां से मिलती है, सब बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र करिए। इसके बाद दोस्तों, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इसके बाद याद रखिएगा कैग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कैग। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के सैलरी का जिक्र है कहां पर? अनुसूची 2 में। सर पीएम के सैलरी का जिक्र नहीं है? नहीं। सीएम के सैलरी का जिक्र नहीं है? नहीं। अटॉर्नी जनरल के सैलरी का जिक्र नहीं है? नहीं। जितना मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ इतने ही लोगों के सैलरी का जिक्र है। किसमें? आर्टिकल मतलब शेड्यूल 2 में। याद रखिएगा कैग का पूरा मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे कहते हैं भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। इनके पद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, बता सकते हैं? कैग के पद का गठन किस आर्टिकल के तहत मिलती है, किस आर्टिकल के तहत होता है, बता सकते हैं? अच्छा, हिंदी में भी लिखना है इसे, कोई नहीं, आप लोग को बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए ना, लिख लीजिए। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हिंदी में आप लोग लिख लो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बारे में लिख लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना, इसके बारे में लिख लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बारे में लिख लीजिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसके बारे में लिख लीजिए विधानसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा नहीं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसके बारे में लिख लीजिएगा हिंदी में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यहां पर लिख लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इस कैग का हिंदी मैंने यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर इनको सैलरी देता कौन है? कैग का काम होता है ये अकाउंटेंट वाला, भारत सरकार का अकाउंटेंट होता है। भारत सरकार का जो संचित निधि से कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना पैसा है, उसका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, अभी चीफ अकाउंटेंट है ये, भारत सरकार का मुख्य लेखाकार है, दैट्स इट। अब इनको सैलरी कहां से मिलता है ये देखिए, जैसे राष्ट्रपति, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और कैग है। इन पदों की सैलरी दी जाती है भारत की संचित निधि से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पास एक पर्स होता है, भारत सरकार के पास एक फंड होता है जहां पर भारत सरकार के सभी आय इनकम आते हैं, सभी खर्च वहीं से होते हैं। उस फंड को बोलता है भारत की संचित निधि बोलते हैं, ठीक है, भारत की संचित निधि बोलते हैं। और भारत की संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहीं से इनकी सैलरी दी जाती है। किनकी? प्रेसिडेंट की, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की, स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और कैग की। लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिंदी विधान परिषद है, विधान परिषद। और बाकी जो गवर्नर है, गवर्नर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गवर्नर की सैलरी, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी,
विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सैलरी, हाईकोर्ट के जजों की सैलरी, यह कहां से दी जाएगी? राज्यों के संचित निधि से दी जाएगी। जैसे भारत सरकार का संचित निधि होता है, वैसे हर राज्य का भी अपना एक क्या होता है? निधि होता है। हर राज्य का भी अपना एक फंड होता है जिसे कहते हैं राज्यों की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो गवर्नर की सैलरी, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सैलरी, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की सैलरी, हाईकोर्ट के जजों की सैलरी कहां से दी जाएगी? राज्यों की संचित निधि से दी जाएगी। लेकिन जब आता है पेंशन की बात, जब आती है तो याद रखिएगा, गवर्नर का पेंशन और हाईकोर्ट के जजों का पेंशन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल का पेंशन और हाईकोर्ट के जजों का पेंशन वो कहां से दिया जाएगा? वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस चीज को आप याद रखिए, भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस चीज को आप याद रखिए। इज इट क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत स्केड्यूल 2 में तो आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। चेयरमैन क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा, उसमें जो उस हाउस की अध्यक्षता करता है, जो उस हाउस को प्रेजाइड करता है, उसी को चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है सचिन? नहीं, अजय आ रहा है आपका कमेंट, बताइए क्या डाउट है? आप लोगों के कोई डाउट्स ही नहीं थे, इसलिए मैंने आपका मतलब वो नहीं दिए, है ना। आपका कोई डाउट है तो बताइए, अजय एंड सौरभ। मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट। पीएम को सैलरी के बारे में कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है हमारे संविधान में। पीएम का सैलरी वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना। चलिए, सर प्लीज रिपीट हिंदी में। सर मैं कौन सी भाषा अभी बोल रहा था? हर्ष, मैं पूर्णतः हिंदी बोलूं? चलिए, राज्यपाल का वेतन लिख लीजिएगा। राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, इनका वेतन और इनका पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। दूसरा, हिंदी में लिखना है, लिख लीजिए। राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्यों की संचित निधि से दी जाती है। नोट में लिख लीजिएगा, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, नोट में लिख लीजिएगा, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है ना। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए मोनू जी, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछती है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आपको सैलरी जानना है तो यू कैन चेक शेड्यूल 2, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल मिलता है। चुनाव की भरपाई, किस चुनाव की भरपाई? पीएम किसान सम्मान निधि भारत की संचित निधि से दी जाती है माहिम, है ना, भारत की संचित निधि से। अच्छा, आर्टिकल 148, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, सर शिक्षक का पेंशन कौन देता है? कौन सा शिक्षक? राज्य सरकार का शिक्षक तो राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार के शिक्षक है तो केंद्र सरकार देगी। सिंपल सी बात है। आनंद साहू जी, राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ानी है घटानी है? पार्लियामेंट घटाएगी बढ़ाएगी, लेकिन टर्म उनके कार्यकाल के दौरान नहीं घटा सकती है। जब तक वो कार्यकाल में, तब तक नहीं घटा सकती है। इसके बाद जो केंद्र के जो भी ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी घटाने बढ़ाने का काम संसद का है, राज्य के राज्य विधानमंडल का है। सिंपल है। विनय, क्या इज इट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम? हाँ बताइए, आप खुद सोचिए। सर जो कहते मैं 500 रुपए आता है वो इस किसके अकाउंट में आता है? जो कहते कौन? यार मतलब तुम लोगों का बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन होता है ना। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ, उनका क्वेश्चन बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। प्रेसिडेंट को पेंशन मिलता है? भाई मिलता है, बिल्कुल मिलता है। चलिए खैर,
आईपीएस और आईएएस और आईपीएस का सैलरी डिसाइड पार्लियामेंट करती है भाई, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। नहीं हो सकता, मतलब चाहे हो सकती है पार्लियामेंट अगर कानून ऐसा बनाए तो। पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स की सैलरी, सभी की सैलरी, पार्लियामेंट के एमपीज की सैलरी दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड से ही दी जाएगी। आप लोग ना बहुत इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी। एक तो देखिए आपकी क्लासेस जो होती हैं 3 दिन होती हैं वीक में, एंड आप ये क्वेश्चन, ये मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ करके आप ये भी समय बर्बाद करते हो अपना, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछो, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे ना आप लोग। सैनिक को सैलरी कौन देता है सर? सैनिक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सिंपल सी बात है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी, है ना। आप लोग थोड़े मतलब जो एनडीए वाले बच्चे हैं खास करके, वो काफी थोड़े इमेच्योर इमेच्योर हैं, मतलब कि अभी उनके अंदर थोड़ा ना कहते हैं ना कि वो है, उतावलापन ज्यादा है ना। दैट्स वाई मैं समझ सकता हूं आप लोगों के उसके कंसर्न को। वे जिस उम्र में है आपके अंदर चाहते हैं आपकी हर 1 मिनट में हमें सारी जानकारी मिल जाए। आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जानकारी के लिए, सब्र रखना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। चलिए खैर हम लोग आते हैं स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, इसे बोलते हैं शपथ एवं प्रतिज्ञा। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि ओथ एंड अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन? कोई बता सकता है? एनीवन? शपथ एवं प्रतिज्ञा या शपथ एवं प्रतिज्ञान भी बोलते हैं इसे, है ना। लेकिन सभी के ओथ का फॉर्म यहां पर नहीं दिया गया है। सभी के अफर्मेशन की, कौन किस फॉर्म में शपथ लेगा, कौन किस फॉर्म में अफर्मेशन करेगा, अफर्म करेगा, यहां पर मतलब सभी पदों का नहीं दिया गया। किसका किसका दिया गया है याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, लाइक जो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लाइक गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, एस जयशंकर जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, है ना। ये सभी जो हैं, ये सभी कैसे लेंगे शपथ, किस रूप में शपथ लेंगे, किस फॉर्म में शपथ लेंगे? वो अपने शपथ के दौरान क्या पढ़ेंगे कि आई, जो भी नाम है, आई एस जयशंकर श्योर इन द नेम ऑफ गॉड कि मैं भारत के संविधान का रक्षा करूंगा, उसे अचून रखूंगा। ये पूरा किस फॉर्म में वो ओथ ले रहे हैं, वो कहां दिया गया है? वो दिया गया है शेड्यूल 3 के अंदर। हाँ, पूरा मंत्री, सभी मंत्री आएंगे इसमें, सारे मंत्री आएंगे। ठीक, यहां पर यह नहीं बताया गया किसको कौन शपथ दिलाएगा, ये नहीं, ये मत समझ लेना कि किसको कौन शपथ दिलाएगा ये दिया गया, नहीं। कौन शपथ लेते समय क्या पढ़ेगा, कभी देखना यूट्यूब पे खोल के ओथ ऑफ एनी मिनिस्टर, वहां पर दिखाएगा आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, उसे अचून रखूंगा, या जो भी। वो पूरा जो फॉर्मेट है वो कहां दिया गया? शेड्यूल 3 में दिया गया है। किसका किसका दिया गया है? पहला यूनियन मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, है ना। ठीक है, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, थर्ड एमपी। यहां पर एमपी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी। ठीक है, तीसरा एमएलए, एमएलसी, एमएलए और एमएलसी, ये किस फॉर्म में ओथ लेंगे, ये भी दी गई है। इसके बाद
पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट, यानी जो पार्लियामेंट का जो चुनाव लड़ते हैं, संसद का जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी ओथ दिलाई जाती है कि आप कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे चुनाव के दौरान। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या लड़ रहा है, चुनाव लड़ना है, जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो आपको एक ओथ लेना पड़ेगा कि आप किसी तरह का कोई चुनावी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे वोट के लिए, इस तरह वो भी दिया गया है इसमें। स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट, यानी जो राज्य विधानमंडल का जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके बाद कैग। इन सभी के ओथ का जिक्र है इधर, इन सभी के ओथ का जिक्र है इधर। किसके ओथ का जिक्र नहीं है, किसके शपथ एवं प्रतिज्ञा का जिक्र नहीं है इसमें, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये किस रूप में ओथ लेंगे ये यहां पर नहीं दिया गया, वो इसके लिए सेपरेट आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट किस फॉर्म में ओथ लेंगे, वो किधर है, आर्टिकल 60 में दिया गया है। इस तरह गवर्नर का डिफरेंट आर्टिकल में, ठीक, क्लियर। हिंदी में मैं बोल देता हूं, आप इसे लिखना चाहते हैं संसद लिख लीजिएगा, संसद, संसद नहीं सांसद लिख लीजिए, एक्चुअली में सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद, इसे बोलते हैं एमएलए, राज्य विधानमंडल सदस्य मतलब विधानसभा सदस्य, इसे विधान परिषद सदस्य बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा संसदीय निर्वाचन, संसदीय चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट, राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कैग का हिंदी लिखा हुआ है भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, ठीक है। नहीं, उनका संविधान में दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया बकायदा, है ना नितिन, आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर। एमपी क्या होते हैं, रागिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में जो दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके मेंबर्स होते हैं। जो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स जो चुनकर जाते हैं उन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर संसद। और लोकसभा के अंदर जो 543 मेंबर्स को जो आप चुनकर भेजते हो, जैसे 2024 का चुनाव आएगा और राज्य आप लोकसभा के अंदर क्या करोगे, 543 मेंबर्स को चुनकर भेजोगे, उन्हें क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, लोकसभा के एमपी हैं, ठीक है। भारत की संचित भाई केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है उसका खर्चा केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की कोई भी योजना, वहां पर अगर कोई पैसा दिया जा रहा है तो वो कहां से दिया जाएगा, केंद्र सरकार की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो याद रखिएगा ओथ जो होता है वो जो क्या करते हैं, बिलीवर्स होते हैं, यानी कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान में जिनकी आस्था होती है, उनके लिए होता है ओथ। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं भगवान के, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। एंड जो अफर्मेशन होता है दैट इज फॉर नॉन बिलीवर्स, जो भगवान में जिनको विश्वास नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या होता है, अफर्मेशन, आई अफर्म दैट, ठीक है, क्लियर है। ये एक्चुअल में डिफरेंस है किसके बीच में, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ इज फॉर बिलीवर्स इन गॉड एंड अफर्मेशन इज फॉर नॉन बिलीवर्स इन गॉड। जो भगवान में आस्था रखते हैं उनके लिए शपथ है, और जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं उनके लिए क्या है, प्रतिज्ञा है। क्लियर है यहां तक। कैग मयंक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, जो भारत का चीफ अकाउंटेंट होता है, भारत सरकार का क्या होता है, मुख्य
क्या होता है, लेखाकार होता है। भारत सरकार का कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब रखना, वो होता है कैग। फिर सर कौन कौन से पोस्ट ओथ लेती है और कौन कौन सी प्रतिज्ञा लेती है, वो डिपेंड, वो पोस्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं एमपी हूं, है ना, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं एक नॉन बिलीवर हूं, मैं ओथ नहीं, मैं अफर्मेशन लूं, आई अफर्म दैट, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, है ना, मैं ईश्वर की शपथ नहीं लेता, दैट्स इट। और यहां पर जो ओथ, दो तरह का ओथ होता है, ठीक है, एक तो मतलब कि अपने पद का आप ओथ ले रहे हैं, ठीक है, ओथ ऑफ कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, उसे अक्षुण्ण रखेंगे, है ना, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो, ये। और एक होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी, दो तरह का ओथ दिलाया जाता है, ठीक है, ओथ ऑफ सीक्रेसी, एक तो ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी, मानिक सुरक्षा, मतलब कि सीक्रेसी का मतलब क्या, कि गोपनीयता की शपथ। अब गोपनीयता की शपथ में क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए मैं मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा हूं, है ना, मैं मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, मेरे पास, मैं मान लीजिए कि रक्षा मंत्री हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं रक्षा मंत्री हूं, मेरे पास कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है देश की सिक्योरिटी को लेकर, देश के डिफेंस को लेकर, जिससे मैं रिवील अगर किसी को कर दूं तो देश की सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है ना। मान लीजिए कि मुझे ये पता है, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मुझे पता है कितने रिफेल डील हुए हैं हमारे रशिया के साथ, या हम अगले साल में कितने वेपन्स कहां से खरीदने वाले हैं, हमारे पास ये पूरा डिटेल है। और अगर मैं ये डिटेल किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिवील कर दूं, किसी मीडिया वालों के साथ रिवील कर दूं और वो इसे पब्लिश कर दे, हो सकता है हमारे देश की सिक्योरिटी पर खतरा हो। तो जब भी कोई मिनिस्टर होता है, ऐसे कोई पद को होल्ड करता है जो यहां पर लिखा गया, उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी भी दिलाया जाता है कि भैया आप गोपनीयता की भी शपथ लीजिए, आपके पास जो भी जानकारी होगी वो इवन आप फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। हाँ, जो आपके क्लीग्स हैं, जिनको वो जानकारी होनी चाहिए, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, आर्मी चीफ को जानकारी होनी चाहिए, आप उनके साथ शेयर करेंगे, जिनको आवश्यकता है उस जानकारी की आप उसके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये नहीं कि अपने फैमिली मेंबर के साथ खाते खाते, पता है हम क्या कहते हैं, अगले साल इतने करोड़ का मतलब राफेल डील करने जा रहे हैं, पता है हमारा अभी इसके साथ युद्ध, नो, डिनर टेबल पर ये सब बात नहीं होनी चाहिए। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए आप लोग, रटने की जगह, है ना, ये नहीं कि सिर्फ हाँ आर्टिकल शेड्यूल 3 याद रख लिया, क्या है ओथ एंड अफर्मेशन, ऐसे नहीं निकलेगा यूपीएससी, ना तो एनडीए, ना ही सीएपीएफ, ना ही सीडीएस। आपको पता होना चाहिए क्या है ओथ एंड अफर्मेशन, किसके किसके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करिए और कितने प्रकार का ओथ दिलाया जाता है, दो तरह का, एक तो संविधान की सुरक्षा का शपथ और दूसरा सीक्रेसी का ओथ, ओथ ऑफ सीक्रेसी। कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मयंक ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, सर मैं तो अब एमपी नहीं बट मानता हूं यू आर ग्रेट, तो आप, अच्छा सर मेरे डाउट क्वेश्चन, क्या पार्लियामेंट को कोर्ट में बदला जा सकता है? पार्लियामेंट को देखिए, पार्लियामेंट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जब हम लोग संसद पढ़ेंगे, संसद को किसी को दंडित करने का भी अधिकार है, एक अर्ध न्यायिक क्या है संगठन है पार्लियामेंट, एक अर्ध न्यायिक संस्था है, इसलिए तो महुआ मैत्र डिसमिस, हटा दिया उनको संसदीय से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म ही किए थे, उन्होंने ऐसे, कई लोगों को लग रहा होगा कि महुआ मैत्र को मतलब हटा दिया, गलत कर दिया सरकार, नहीं भाई, उनके जब कांड आप जानोगे ना, क्योंकि बहुत सही किया उन्होंने। वो क्या कर रही थी, पैसा लेकर के, एक कोई दर्शन हीरानंदानी करके कोई बिजनेसमैन था, उससे पैसा लेती थी, कहती थी तो आपके बिहाफ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे पार्लियामेंट में। दर्शन हीरानंदानी अडानी का कॉम्पिटिटर, वो क्या करता था, इवन आप सुनिए उनके कांड को, सुनिए आप थोड़ा, महुआ मैत्र के कांड को, वो क्या करती थी, पैसा लेती थी, कहती थी, वो दर्शन हिरानी बोलता था ये क्वेश्चन पूछिए अडानी के खिलाफ गवर्नमेंट से, अडानी को एक्सपोज करिए ताकि अडानी को वहां पर लॉस हो तो हमारा फायदा होगा। और वो उनके बिहाफ पे क्या करती थी, क्वेश्चन पूछती थी पार्लियामेंट में। इतना तक चलेगा, चलिए पैसा ले रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलेगा, करप्शन क्योंकि करते हैं लोग, ठीक है आपने भी किया,
इवन उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो थे, मतलब कि क्या होता है ना, आजकल क्वेश्चन आपसे पूछना है ना कोई भी संसद में, आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी मतलब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है दिया जाता है आपको, आप उस क्वेश्चन को ऑनलाइन क्या करते हैं, वहां पर डाल देते हैं, जो कि स्पीकर के पास चला जाता है, और वो फिर क्वेश्चन जो है आपको पूछने की अनुमति देते हैं, पहले से क्वेश्चन उनके पास चला जाता है। ये क्या की थी कि दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी शेयर कर दी थी कि दिस इज माई लॉगिन आईडी, दिस इज माई पासवर्ड, यू कैन पोस्ट वट एवर यू वांट टू आस्क। आप कुछ भी पूछना चाहते आप पोस्ट करो, मैंने आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही आपको दे दिया। दिस इज, ये हो सकता है कि भारत की सिक्योरिटी पर खतरा हो, ये कई विदेशों से लॉगिन कर रहा है, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, ठीक, बताइए, ये तो गलत है। दुबई से क्वेश्चन पूछा जाता था, यस, ठीक है। ये महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हुआ करती थी, है ना, जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। चलिए, उनके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे आस्तीन जी, है ना। आज के लिए इतना ही, महुआ मोइत्रा तक ही रहने देते हैं। हाँ, पैसे के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। 5 लाख का पर्स लेके घूमती थी, है ना, सोचिए। चलिए, बाकी हम मिलते हैं कल। कल हमारा स्केड्यूल कंप्लीट होगा, कल वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, है ना, कल वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, याद रखिएगा। इसलिए कल हम लोग स्केड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगे और फिर परसों से हम लोग, मतलब नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रेम्बल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।